बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा बच्चों, आप लोगों से मैं ही चाहता था कि थोड़ा सा तो बच्चों, अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, अच्छा जी बोलिए ना। एन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी दैट इज, जी ऑफ है, ऑन कैसे करते हैं? चलो ऑन करो फिर, क्या सोच रहे हो आप लोग? बिस्मिल्लाह पढ़ो और ऑन करो। अच्छा बच्चों, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? जी ये हो रहा हूँ। जी बच्चों, तवज्जो थोड़ी सी। An entrepreneurial organization is an entity that is managed by its entrepreneurial owner. Which one of the following can be a feature of entrepreneurial organization? जी बच्चों, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये तो होंगे ना कॉर्पोरेशन के, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के। क्या हाल है बच्चों? और इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर हो नहीं सकता, वो आमतौर पे इसमें नहीं होता, क्योंकि उसमें तो एक बिजनेसमैन होता है, वो दो चार एम्प्लॉयज रख लेता है, उनसे काम कराता है, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर का कोई चांस नहीं है। ऑपरेशन एंड प्रोसेस आर लाइकली टू कॉम्प्लेक्स, नहीं इसमें तो सिंपल होते हैं तब भी तो वो चला लेता है, अगर कॉम्प्लेक्स हो तो वो चला ही नहीं सकेगा अकेला बंदा, इसलिए ये तीनों पॉइंट ही गलत है। और इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ अबव। तो ऐसे ही आपको सवाल आएंगे पेपर में, आपने क्या करना है कि बेस्ट ऑफ योर नॉलेज समझना उनको और आंसर देना है। तो जैसे आपको उसने कहा एंटरप्रेन्योर ऑनर है, एंटरप्रेन्योर ऑनर है तो सीधी बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ से आ गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस में होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कॉर्पोरेशन में होते हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं, वो तो किसी में नहीं होते। क्या ख्याल है क्या नहीं? तो जब वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं तो यहाँ पे तो फिर ये सिचुएशन पैदा ही होती। अच्छा जी, दूसरी चीज, डैश कैन बी सीन एज द प्रोसेस of dividing up activities in an efficient and effective manner to enable a system of cooperative activities of two or more person. Fill in the blank. Organization, right जी? It's a statement pick up from the chapter. एक स्टेटमेंट पकड़ी, उसमें से कीवर्ड हटा दिया,
नीचे लिख के उसके साथ कुछ मिलते जुलते लफ्ज डाल दिए, ये है इस सवाल बनाने का तरीका। ऐसे कई सवाल पेपर में आते हैं, इसलिए अगर आपने चैप्टर को 2 से 3 दफा रीड किया हो तो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये स्टेटमेंट के यहाँ क्या आएगा। राइट जी। देर आर नो, इसलिए ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स हो या आई टू बी हो, जो आई कैप की बुक है उसे ही पढ़ें, क्योंकि उसके सेंटेंस से एमसीक्यूज बन रहा है। अच्छा बच्चों, देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज नीडेड टू सेट अप अ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं होते। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप बिजनेस एज अ sole trader, which of the following cannot be an, ठीक है ना, तो वो क्या नहीं हो सकता बच्चे, शाबाश जी, which of the following cannot be advantage of sole trader। सोल ट्रेडर कंबाइंड नॉलेज नहीं रखता, क्योंकि वो तो अकेला है, कंबाइंड नॉलेज कहां से आ गई। अच्छा बच्चों, क्लब एंड सोसाइटीज एंड नॉन governmental organizations, cooperative and public sector organization fall in the same type of organization, what term use refer to these type of। ये सारी की सारी में एक कॉमन बात है, और वो ये है कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में मुनाफे का कोई आंसर, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ लें, मेरे से पढ़ लें, बाद में आपस में पढ़ते रहना है। अच्छा अभी मेरे से पढ़ लो थोड़ी देर। अच्छा जी, उसके बाद आराम से क्लासें ऑफ हो जाएंगी, बैठ के 1.5-2 घंटे पढ़ना। अच्छा वो जो क्लब क्या होता है जी, रोटरी क्लब देखा होगा, जिमखाना क्लब होगा, क्या ये मुनाफा कमाते हैं? इनका मकसद है हम ख्याल लोगों को इकट्ठे करना, एक सोशल गैदरिंग, मुआशरे में अच्छा माहौल देना, तो इसको कहते हैं हम क्या, क्लब। दूसरा क्या बच्चों, सोसाइटी। सोसाइटी क्या बच्चों, माशरा। अब माशरा जो सोसाइटीज होती है, जैसे वुमेन वर्किंग सोसाइटी है, तो उसका मकसद है वुमेन को काम की जिंदगी में, वर्किंग लाइफ में लाना और उसके मसाइल को हल करना, वो भी मुनाफे के लिए नहीं है। राइट हो गई बात। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईदी ट्रस्ट है, क्या वो मुनाफा कमाना चाहता है? नहीं, मुनाफे का कोई चक्कर नहीं है। कोऑपरेटिव्स हैं, मेंबर्स के पैसे लेके मेंबर पर खर्च कर देते हैं। राइट जी। और पब्लिक सेक्टर स्कूल, एमसी मिडिल मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, क्या वो मुनाफा कमा रहे हैं? नहीं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इसलिए बनाया गया, लोगों के मफाद के लिए, इसमें कोई भी मुनाफा कमाने के लिए नहीं। राइट। अगर इसमें सोल ट्रेडेड लिख देता तो वो मुनाफे के लिए होती, पार्टनरशिप लिख देता, और अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेशन लिख देता तो मुनाफे के लिए होती। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल ऑनर बिजनेस। इसकी लायबिलिटी बड़ी अनलिमिटेड है, अगर वो कर्जा ले लेगा तो उसे अदा करना पड़ेगा, कारोबार चले ना चले पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों, a business is co-owned by 2 or more people referred as a, the cooperative of a business, the co-owner of the business are called partners and they are collectively form the, सही होगी बात बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। अच्छा जी, प्रोफेशनल सच एज लॉयर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट एंड ज्वाइन टुगेदर इन अ जनरल पार्टनरशिप, what is the one distinctive feature of a general partnership over a limited partnership? जी बच्चों, जनरल पार्टनर्स में सारे, पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। लिमिटेड पार्टनरशिप में कोई एक लिमिटेड होगा और कोई अनलिमिटेड, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सारे के सारे लिमिटेड होंगे। राइट जी। अच्छा 9 है, द स्टॉक होल्डर्स इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। राइट जी। अच्छा, अब लिमिटेड पार्टनर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट शेयर इन द प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द, सही बात है, वो लिमिटेड पार्टनर है। अच्छा, the main feature of limited company is that has separate legal entity from its owners। तो बाकी इसकी एक अपनी एंटिटी है, ये मुकदमा कर सकती है, पार्टनरशिप कर सकती है, डील कर सकती है, आगे प्रॉपर्टी खरीद सकती है।
ठीक है जी। लाइक जैसे ह्यूमन मुआहदे करता है, कंपनी भी कर सकती है। अच्छा बच्चों, कंपनीज मस्ट पे इनकम टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट इन एडिशन बाय प्रॉफिट डिविडेंड पेड टू द, किस चीज की बात कर रहा है? डबल टैक्सेशन। जब कंपनी मुनाफा कमाए उस पे क्या देगी? टैक्स देगी। और अगर कंपनी ने बच्चों बाद में कमाया ज्यादा है और पहले अपना टैक्स देगी, जब डिविडेंड देंगे फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। राइट जी। अच्छा बच्चों, अब हम इसको बंद कर देते हैं, लेकिन आपके टेस्ट में हम सवाल देंगे 40 या 50। ठीक है जी। अच्छा, अब हम शुरू कर लेते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 3। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 3 को जब हम देखते हैं, ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या बच्चों? स्ट्रक्चर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने काफी कुछ इजाफी लिख दिया जो किताब में नहीं है। क्यों लिखा है? आइडिया ये कि जो सवालात पेपर में आते हैं उसके लिए इसे समझना जरूरी था, इसलिए हमने कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने थोड़ा सा ज्यादा लिखने की कोशिश की है ताकि आपका नॉलेज इतना बेहतर हो कि किसी भी एंगल से सवाल आ जाए आप उसको कवर अप कर लें। क्या हाल है बच्चों? ऐसे ही जी। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको जरा ज्यादा लिख दिया है, तो आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे कि बड़ी मेहनत से हमने ये नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 के। अभी हम देखते हैं व्हाट्सएप ऑन हो जाए तो आपको हम भेज दें। अच्छा बच्चों, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि भाई बात ये है कि हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें सबसे पहले आ गया एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर। असल में जब हम इसको शुरू करते हैं ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट किस किस तरह के होते हैं। तो लिख लीजिए, नंबर 1, इन द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, in the chapter of organization structure, in the chapter of organization structure, in the chapter of organization structure, we study, we study number 1, description. Number 1, description. डिस्क्रिप्शन यानी सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ठीक है जी। डिस्क्राइब करेंगे ना इसको, तो सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। नंबर 2, नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन। नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन। नंबर 3, controls and spans. Controls and spans. Control and spans. SPAN, spans. Or chain. Or chain. 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 Or chain. ठीक है। नंबर 3, नंबर 4, behavioral view of, behavioral, behavior से behavioral, behavior से behavioral, behavioral view of the organization, behavioral view of the organization.
लास्ट, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। लास्ट क्या है? टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। तो क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, नंबर वन। नंबर टू देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे बनते हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मुख्तलिफ टुकड़ों में कैसे तोड़ लेती हैं, ब्रेक करती। राइट जी। तो आप देखते हैं कि बाज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने आप को जियोग्राफिकली ब्रेक कर लेती हैं। ठीक है, जैसे शेल है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है। अब अमेरिका वाले का पाकिस्तान से, यानी डिपार्टमेंट ऐसे बनाया हुआ है, पाकिस्तान अलग है लेकिन पीछे जॉइंट बोर्ड है ग्लोबली, आप मल्टीनेशनल कह सकते हैं। सीएफई है, इसकी 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, स्कूल, कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस। हो सकता है फ्यूचर में यूनिवर्सिटी भी बनाए। ठीक है जी। अच्छा, तो इस हर एक का स्ट्रक्चर दूसरे से क्या है? डिपार्टमेंट मुख्तलिफ है। अब आप कहेंगे ये समझ आ रही बात में? पहली बात क्या समझाई, वो तो डिस्क्रिप्शन है। दूसरी क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट कैसे कैसे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे। और तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखाया, कंट्रोल। असल में ये तय करना होता है कि एक सुपरवाइजर के अंडर कितने वर्कर होने चाहिए। एक सुपरवाइजर के अंडर, ये एक बड़ा मसला है ना, कितने वर्कर होने चाहिए, स्ट्रक्चर ही तो बताएगा। 5 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, 50 होने चाहिए, 150 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, है जी। और दूसरा, चेन ऑफ कमांड कैसे काम करती है, कौन किसको ऑर्डर देता है, आगे ऑर्डर पास ऑन कैसे होता है। ये बड़े अहम मसले हैं। बात समझ आ रही है? अगला पॉइंट क्या है? बिहेवियर। बाज ऑर्गेनाइजेशन में फैसले नीचे बैठे लोग कर रहे हैं, और बाज में कौन कर रहे हैं? ऊपर बैठे लोग। बाज लोगों का रवैया ये है कि जैसे मशीन का पुर्जा है एम्प्लॉय, टाइम पे आ, ये ना कर, वो ना कर, खींच के रखा हुआ टाइट करके, जो पुर्जे को नहीं कस देते, हिलना नहीं वहां से। और बाज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जनाब गप्पे लग रही होती हैं, आइडियाज शेयर हो देते हैं। क्या हाल है? जैसे फिल्में बन रही होती हैं, तो फिल्में क्या है, वहां कोई टाइड अप ही नहीं है। कैमरामैन आता है, अच्छा भी कहाँ कैमरा लगाना है, अच्छा भी बताता हूँ, उसकी मर्जी। ठीक है, जूनियर आर्टिस्ट हीरो को मजाक कर रहा है, चल रहा है। ये क्या है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, फॉर्मल भी होती हैं, ऐसे ही है जी। अब ये बिहेवियर का फर्क है। और आखिरी चीज क्या है? टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइजेशन को बदल के रख दिया। टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइजेशन को बदल के रख दिया। तो हमने देखना है टेक्नोलॉजी ने किस तरह ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट किया। लेकिन सबसे पहला मामला क्या है? डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज अ फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फ्रेमवर्क टू एलोकेट टास्क, टू एलोकेट टास्क, टू एलोकेट टास्क एंड डेलीगेट अथॉरिटी, एंड डेलीगेट अथॉरिटी, टू एलोकेट टास्क एंड डेलीगेट अथॉरिटी। ठीक होगी बात? तो हमने क्या बोला बच्चों? टू एलोकेट टास्क एंड डेलीगेट अथॉरिटी। ठीक होगी बात? कॉमा, people are grouped into department, people are grouped into department,
and channelize communication and channelize communication channelize communication to achieve joint goals to achieve joint goals राइट जी। देखिए हम डिस्क्राइब किया ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रेमवर्क है। बच्चों तो यार फ्रेमवर्क कैसे हुआ? आपने जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा होगा लकीरें सी होती हैं, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट नीचे डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर से बिलो हायरार्की असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। ऐसे होता है ना? क्यों बच्चों, ऐसे ही देखा आपने? लाइनें से होती हैं यूं करके, अच्छा ये इसका जूनियर है, ये इसका जूनियर है, ये इसका जूनियर, ऐसे बना होता है ना? तो क्या कह दिया हमने सो? फ्रेमवर्क। ऐसे ही अब आपकी जहानत का मसला, हम किसी को काम दे दें, हम किसी को काम दे रहे हैं, क्यों काम दे रहे हैं, खुद क्यों नहीं कर लेते? वाई वी एलोकेट टास्क? वे बात सिंपल सी है, टास्क तभी एलोकेट किया जाता है जब ऊपर वाले सारे काम ना कर पाए, पॉसिबल ही ना हो, वरना हर बंदे को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या करेंगे, टास्क क्यों क्यों एलोकेट कर रहे हैं? वैसे तो कारोबार चलाना सीईओ की जिम्मेदारी है, लेकिन वो क्यों दूसरों को टास्क एलोकेट कर रहा है? क्योंकि वो सारे काम खुद नहीं कर सकता ना भाई। मार्केटिंग भी करे, फाइनेंस भी संभाले, अकाउंटिंग भी देखे, प्रोडक्शन भी देखे, परचेज भी देखे, नहीं देख सकता। जब काम इतने ज्यादा हुए, चले मान ले वो सोल प्रोप्राइटर था, पहले सारे ही कर रहा था, लेकिन जब प्रोडक्शन, जब जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हुई तो क्या करेगा? टास्क दूसरों को देगा ना। तो जिसको ऑर्डर लाने का टास्क देगा उसको मार्केटिंग के डिपार्टमेंट बना देगा, जो चीजें खरीद के ला रहा है मटेरियल उसे क्या कहेगा? परचेस। ठीक है ना? और जो हिसाब किताब रख रहा है अकाउंटेंट हो गया, और जो बना रहा है चीजें बनाता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, राइट जी। तो काम एलोकेट कर दिया। ठीक है जी। काम एलोकेट क्यों किए? एक बंदा काम नहीं कर सकता सारे। तो बात ये समझे, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि काम दूसरों को एलोकेट कैसे हुए, कौन कौन सा काम किसको एलोकेट हो। साथ ही आ गई अथॉरिटी। काम दे दे अथॉरिटी ना दे, क्या होगा? काम ही नहीं होगा। मार्केटिंग वाला 2 मिनट और फोन करेगा, सर जी इतने में बुक कर दूं। प्रोडक्शन वाला कहेगा सर कॉस्ट यारी बना दूं। तो काम तो फिर अपनी तकनी, लिहाजा क्या करेंगे? कोई डिसीजन का क्राइटेरिया बना के, डिसीजन उनके हाथ में, जाओ भाई तुम डिसीजन को। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जो क्या करता है? टास्क, और टास्क के साथ साथ क्या देता है? अथॉरिटी। अब जब भी कोई फोर्स ब्रेक कर दी जाती है हिस्सों में, एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है। कोई भी चीज आप उसे हिस्सों में तोड़ दे, एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो। वो क्या? देखिए जब भी आप किसी चीज को हिस्सों में ब्रेक करते हैं, जैसे आपकी डिफेंस फोर्सेज है, बहुत बड़ा मसला पैदा होता है। एक समुंदर की फौज है, कोई जा रहा है, वो चीज अलग है, उनकी टेक्निक अलग है, लिहाजा उनको अलग करना पड़ेगा। क्या हाल, सही कह रहा हूँ? अच्छा, दूसरी तरफ एक ऐसी फौज है जो एयर अटैक के लिए जाती है, एयरफोर्स। दो हो गए ना, एक उड़ने वाले एक तैरने वाले, और एक कौन से है? प्यादा फौज है, आर्मी। और चौथी कौन सी है? इंटेलिजेंस। चार हो गए इससे। अब एक बात बताओ, अगर आर्मी अटैक करने जाए, जैसे 65 में इंडिया की फौज इधर आ गई थी, अटैक करने आ गई थी ना। अच्छा हुआ क्या था एक्चुअली, वो आगे भी तो आ सकते थे, आ नहीं सके। वजह क्या थी? आप कहेंगे हमने नहर के पुल तोड़ दिए, नहीं यार, पुल तोड़ के कितनी देर बैठे रहते, आपकी तो गोली खत्म हो जाने। एक्चुअली हुआ ये कि उनकी फिजाइया ने उनको शेल्टर ही नहीं दिया था। उनकी फिजाइया ने उन्हें शेल्टर नहीं दिया था, और हमारी एयरफोर्स ने जाकर उनके टींड गंजी कर दी पकड़ के।
और से बम्बारमेंट इतनी करी थी कि उनके उनके तोते उड़ गए थे, क्या समझे। तो एक्चुअली ये है ना कि एक फोर्स अटैक करने जा रही है, फिजाइया ऊपर से आई ना, तो दुश्मन की फिजाइया क्या करेगी, वो तो ऊपर से बम्बारमेंट करके फारिग कर देगी आपको। लिहाजा शेल्टर जरूरी है। और अगर आप कहीं बॉर्डर एरिया के करीब है, समुंदर से आगे मार देंगे आपको। क्या हाल है, बिल्कुल अगरमच्छ की तरह आएंगे। सॉरी, अगरमच्छ होता है, मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ की तरह आएंगे। तो मगरमच्छ की तरह आएंगे, पकड़ लेंगे आपको। क्या हाल है। अब तीनों को क्या है, चलाना है। इसलिए आप देखोगे एक होता है चीफ ऑफ आर्मी, और एक ना चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ। तो जॉइंट स्टाफ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जनरल। क्या, एक्चुअली वो बड़ा होता है। आर्मी चीफ सिर्फ आर्मी का होता है, और कोऑर्डिनेटिंग जनरल तीनों का होता है। अब हमारा ये उलट चक्कर है कि आर्मी का जो चीफ है वो टॉप पे चला जाता है, और मेन देखिए उसूली तौर पर सबसे बड़ा कौन होता है, वजीर आजम, फिर वजीर दिफा, और फिर उसके अंदर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, और फिर आर्मी एयरफोर्स का हेड और नेवी का हेड। बाकी आप समझदार, क्या समझ। अच्छा, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे, हम बात क्या कर रहे हैं कि जब हमने अलग अलग कर दिया तो उनमें कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हुआ हम जंग जीत। यहाँ पे भी हमने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया। तू मार्केटिंग वाला ग्रुप है, तू प्रोडक्शन वाला है, तू फाइनेंस वाला है, ग्रुप में बांट दिया। अब इनमें अगर आपस में कोऑर्डिनेशन ना हुआ, हम गोल अचीव करेंगे, नहीं करेंगे। गोल अचीव करना है तो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, आगे ही लिखा है साथ ही, क्या लिखा है, क्या लिखा है, चैनलाइज कम्युनिकेशन। जब तक मैं आप में कम्युनिकेशन का नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, तब तक आपके डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की सारी बात समझ आई। क्यों बना है, इसलिए बना है कि बताना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां दूसरों पे दी जाए, और जिम्मेदारियों के साथ उन्हें इख्तियारात भी दी जाए ताकि वो फैसले करें। लेकिन चूंकि वो ग्रुप में बट गए, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना, और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, राइट जी। डन हो गई बात। ये था लेक्चर का पहला हिस्सा, या चैप्टर का पहला हिस्सा। इसमें हमने क्या करना था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना था। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। अगला हिस्सा क्या है बच्चों, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन में लंबी बहस करेंगे, 2-3 दिन चलेगी। डिस्क्रिप्शन तो हमने कर ली थोड़े मिनटों में, पहला हिस्सा तो ऐसे मुका लिया। लेकिन सबसे लंबा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर का, क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में लिखिए, शुरू कर देते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपको बताते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट हम पढ़ेंगे। लिखिए जी, पहला हम पढ़ेंगे क्या जी, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डिपार्टमेंट है ही नहीं, पहले तो उसे ही पढ़ो। एंटरप्रीनियल स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे, एंटरप्रीनियल स्ट्रक्चर। लिखिए जी, पहला पढ़ेंगे एंटरप्रीनियल स्ट्रक्चर। लिखा जी, नहीं लिखा, लिखो यार, लिख लो, कोई बात नहीं, हमारी बातें लिख लिया करो यार, कभी कभी काम आ जाती। एंटरप्रीनियल स्ट्रक्चर। दूसरा बच्चों, फंक्शनल स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। और तीसरा बच्चों, डिविजनल स्ट्रक्चर, डिवीजन से डिविजनल स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा है, डिविजनल स्ट्रक्चर। और चौथा है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स, मैट्रिसेस से सॉल्व किया आपने, मैट्रिक्स, एक्स है, मूवी भी है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और आखिरी है बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला कौन सा पढ़ना है, चलो शुरू कर देते हैं यार। एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर, यहाँ से स्लाइडें शुरू करते हैं। आप भी कहते हो यार आज सच लिखाए जाए, लिखाए जा रहे हैं, बच्चों के हाथ तोड़ दें। एक अरसा हो गया लिखना छोड़ दिया हमने, क्योंकि कोविड में तो बच्चे लिखते ही नहीं थे। तो पहले होता था बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके, और आजकल कहते हैं सिर्फ पढ़े पढ़े बच्चे हैं, लिखे लिखे ही कोई नहीं। अच्छा बच्चों, एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक ही बंदा बेचारा और छोटा सा कारोबार चला। इससे मैंने एक बंदा रखे, ज्यादा बंदे नजर आ रहे हैं उसके अंदर, कितने बंदे नजर आ रहे हैं, एक ही।
क्या चला रहा है? तुक्का लगा दो यार, क्या हो गया? बिजनेस चला रहे हैं तो है नहीं, कारोबार कौन सा है? कुल्फी बेच रहा है, पॉपकॉर्न बेच रहा है, और हाँ जी, और बच्चों और क्या बेच सकता है? स्टॉक्स बेच रहा है। ये स्टॉक्स यार, ये बड़ा नहीं कर दिया ज्यादा यार। अच्छा नहीं, अच्छा मैंने इसलिए इसलिए पूछा, मुझे कुछ भी बेच रहा हो हमें क्या, हमने कारोबारी है। मैं सिर्फ आपकी ज़हनी काशी करनी थी, जैसे बाद बच्चों के दिल में कुल्फी घुसी हुई है। हाँ जी, सोच है ना, देखें। अच्छा, ये हमारी बदकिस्मती भी है, हम 38-40 लाख रुपए लगा के एमबीए कराते हैं बच्चे को लम से, कि कोई ब्रांड बनाएगा। निकलता क्या है? चाय पराठा, बिरयानी प्लस, बंदा गंदा फिटा मुंह ताड़ा 40 लाख लागे एक कटदा से। क्या हाल है? थिंक बिग। और आम इंसान जो है, उन्होंने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाए, ब्रांड बनाए। जुनेद जमशेद जे डॉट, कोई लमसे एमबीए तो नहीं था। क्या हाल है? आई लव इट, मैं ज्यादा जे डॉट पहनता हूँ, मुझे पसंद है, ब्रांड है मेरा फेवरेट। अच्छा, एंड देन यू सी बाइकिया, कमाल है कि नहीं आइडिया? एक वेबसाइट, आपको कोई काम है बाइक वाला हाजिर है, बाइक वाले भी आप नहीं है, बाइक पे पैसे भी आपके नहीं लगे, एक वेबसाइट। दिस इज द आइडिया, इसे कहते हैं आइडिया। फूड पैंडा, ना तंदूर आपका, ना होटल आपका, ना बाइक वाला आपका, एक वेबसाइट। क्या हाल है? दिस इज कॉल्ड आइडियाज। इत्तेफाक की बात है, इनमें से कोई भी लफ्ज का नहीं है। क्या ख्याल है? क्यों जी? ये बड़े बड़े स्कूल बना लेते हैं, जब जाएं तो उसके अंदर होटल वाली ग्रेनाइट की टाइलें लगी हुई हैं जी। अच्छा, और उसके बाद वहाँ इंग्लिश बोली जा रही है। हमारे एक अजीज में बच्चा, उन्होंने वहां पढ़ने पे डाल दिया, बीबीए किया उसने, फिर बच्चे ने बड़ा तंग किया गाड़ी भी लेके, तो वो इतनी दूर बड़की रोड में से जाया नहीं जाता, या डिफेंस में से जाया नहीं जाता, और जनाब गाड़ी भी ले दी। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया खातून से कि जी बच्चा आपने इस इंस्टीट्यूट में क्यों डाला? बड़ा मॉडर्न इंस्टीट्यूट है। क्या मॉडर्न? लड़कियां वहां हक करती, वो ताड़ा भला हो जाए। ये मॉडर्न है? दिस इज द मॉडर्न। लेकिन आप बिलीव करें, बीबी हो गया, अब जॉब ना मिले। अब जॉब ना मिले। यार शर्म की बात है, आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, आप बिजनेस के एक्सपर्ट बने हैं, आपको लोगों को जॉब देनी चाहिए, आपको जॉब नहीं मिलती है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, यू गॉट इट? अब मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए मैं इसका हामी नहीं हूँ, ये टाइल, बड़े प्यारे इंटीरियर पौधे, हाँ जी, लड़कियों की जीन्स और टी शर्ट हैं, मुंडिया नहीं जेबा खाली करती है कॉस्मेटिक ले ले, पैसे अब्बे दे हैं। अच्छा, तालीम क्या है? कुछ भी नहीं। खत्म करें यार ये फॉल सीलिंग, ये टाइलें जनाब। और भाई जरूरतें पूरी करो पहले, मल्टीमीडिया अच्छा लाओ, टेक्नोलॉजी अच्छी लाओ, हॉस्पिटल बना रहे हो एमआरआई अच्छी लाओ, सीटी स्कैन मशीन लाओ, टेक्नोलॉजी ऊपर लेके जाओ, डिजाइन नमूने ये छोड़ो यार, किन चक्करों में पड़े हुए हो आप। हमें बहुत मेहनत करनी है इस कॉम को बनाने के लिए। तो बना लें, ठीक है जी, बना लें। आप पत्थर छत्तर भी लगाएं, मैं कहता हूँ पत्थर जोड़े, वहां से स्टैचू ऑफ लिबर्टी उठाए, वो भी लाके लगा लें, तब भी कुछ नहीं होना। क्योंकि बात यह है कि ये जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इसका रोल क्या है? भाई आप गिलेलियो का देखें ना, इंस्टीट्यूशन जहां उसने पढ़ा, कौन से पत्थर लगे थे वहां? आइंस्टाइन ने जहाँ पढ़ा, चेक तो जाके वो पत्थर लगे हुए थे। चले आप डॉक्टर कदीर खान को देख लें, दरख्त के नीचे टाट में बैठ के पढ़ा। भाई ऐसे नहीं होता जो आप सोच रहे हैं, ब्रेन का मामला बड़ा संजीदा है, आप उसको लेके नहीं चलते, सही होगी बात। बहरहाल ये एक वो बंदा है जिसने एमबीए तो हमसे नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये क्या ले आया? आइडियाज। दिस इज व्हाट, मेरा एक बच्चा था, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया स्पीरियड यूनिवर्सिटी में, एमबीए छोड़ गया।
बस कहता सर वो कोर्स ही पढ़ा मेरे लिए, मेरी जिंदगी का वही हासिल। आज करिश्मा का सबसे बड़ा जो आउटलेट है ना सियालकोट का, वो उसका है, सो बिग इन साइज, यानी कि अंदाजन कोई एक कनाल से भी बड़ा, सिंपल सबसे बड़ी आउटलेट की करिश्मा। करिश्मा की पूरी कंपनी उस पर इन्हिसार करती है फैसलाबाद की मार्केट के लिए, उसके लिए दिस इज कार्ड यार, ये बनाना था। और उसका सबसे बड़ा कारोबार क्या है, उसके 15-20 दर्जी, और वो ऑनलाइन वहां जो कनाडा अमेरिका में इंडियन और पाकिस्तानी औरतें हैं, उनसे वो कपड़ों का ऑर्डर लेता है और उनकी नीड के मुताबिक से फुलफिल करता है। बच्चे को सीना कोई नहीं आता। और अभी उसने मुझे बताया था होजरी का काम शुरू किया है। फिर कहने लगा सर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें, मैं मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैंने ये आपसे सीखा है। मैं कहा ना भाई, तू जितना सियाना है ना, तूने पता नहीं लगने देना काम हुआ क्या है। लिहाजा मैं तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, चूंकि मेरी आदत है, मैं शेर वो पालता हूँ जिसके दांत मैं गिन सकूं कि कितने हैं। क्या ख्याल है, क्यों जी, है कि नहीं? तो यू सी, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? ये यार ये दुनिया है ना। अब देखें ये करते क्या है जनाब, 40 लाख रुपया फीस ले ली, माँ बाप बड़े खुश, बच्चा कुछ करेगा। एक्चुअली बात ये है कि वहां वो बच्चे हैं जो कामरान लशारी का बेटा है, ठीक है जी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जनरल मैनेजर्स के बच्चे हैं। वो यार उनकी जॉब का मसला है ही नहीं। वहाँ 40% वो लोग हैं और 10% गरीब भी बीच में घुस जाते हैं, और गरीब गरीब ही रहता है। वो सारा पैसा तो सब कर जाते हैं, कभी कभार कहते हैं यार तू फारिग है, आ जा यार जरा काम करते हैं हमारे। और वो भी क्या करते हैं, जो काम उनसे नहीं हो रहा था वो आपसे करा देते हैं। मैं एक बंदे के साथ काम करता था अमेरिका में, कंस्ट्रक्टर था। उसने बड़े आराम से मुझे 2-4 कोर्स पढ़ने के लिए कह दिया, सर ये कोर्स पढ़े, ये बड़े जरूरी हैं। अच्छा, मैंने कोर्स बड़े शौक से पढ़े, तो यार जरूरी होंगे, पढ़ के असाइनमेंट्स भी दी। वो पता चला वो एमबीए कर रहा था, उसके ऑनलाइन कोर्सेज थे कोविड के दौरान, उसने मुझे दे दिए। और मुझे कहता है वीपीएन लगा लेना। वो वीपीएन लगा के ना, अब सुने, असाइनमेंट दी, 90+ स्कोर भी लिया। पता चला वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा है, और मुझे उसने मामू बनाया है भाई। तो ये समझ रहे बात को? तो ये इस तरह के तो लोग होते हैं। अच्छा बच्चों चलिए, कहते जी, entrepreneur takes all the main decision and does not delegate decision making to anyone else। ये एक ऐसा निदान से कारोबार खुद चला रहा है, तो सारे फैसले वो खुद करेगा। The entity is therefore organized around the entrepreneur and there is no formal मैनेज। अच्छा, यहाँ फॉर्मल स्ट्रक्चर कोई है ही नहीं। क्यों भाई? आपने ग्रोसरी स्टोर में देखा है क्या स्ट्रक्चर है? आवाज देगा, दाल नहीं आई, और लब्बे किधर गया है तू? वहां है कोई सुपरवाइजर साहब किधर है? वहां कोई चक्कर ही नहीं है। डब्बा नहीं बिल्ले दा यार, 2 किलो दाल डाल दे, ऐसे ही होता कि नहीं होता? तो यहाँ कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कि जी दुकान के मालिक के नीचे 2 सेलमैन है, सेलमैन के नीचे 2 अटेंडेंट है, एक कैशियर, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा बच्चों, ऑपरेशन एंड प्रोसेस लाइकली टू बी सिंपल, जाहिर है सिंपल है तभी तो काम चल रहा है। तो पहली बात ये, इसमें सारे टास्क किसकी जिम्मेदारी है, डिसीजन किसकी जिम्मेदारी है? एंटरप्रेन्योर की। काम सादा है और कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले वो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन में, जिसके अपने कोई डिपार्टमेंट सिरे से है ही नहीं। राइट जी, मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं तो। क्या ख्याल है बच्चों? आगे चलें जी। चलिए, नेक्स्ट हो गया जी बच्चों, हम ये देखते हैं। बेकरी लगा दी मैंने, स्मॉल बिजनेस लगाना था ना, बेकरी चला दी। अच्छा बच्चों, एन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अप्रोप्रिएट व्हेन एन एंटिटी इज इन द अर्ली फेज ऑफ इट्स लाइफ। हमने देखा है कि सिर्फ 10% बिजनेस हुआ है जो बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पे शुरू करती हैं। 90% बिजनेस वही है जो कोई एक बंदा शुरू में लेके चला था, कोई एक बंदा शुरू में लेके चला था, और आज तक वही चला रहा है इसको। तो कोई भी कारोबार है वो एक है, जैसे KFC का नाम सुना होगा, ठीक है जी। तो क्या था वो बंदा?
वो रिटायर हो गया, उसने सोचा यार जिंदगी कट गई, कुछ कर नहीं सका, चल खुदकुशी करते। उसका पूरा इरादा बन गया। खुदकुशी करने से पहले उसने कहा चल यार ये जो पैसे हैं इसकी वो चीज बनाते हैं आज जिस जो 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 मैं बड़ी अच्छी बनाता हूँ। आज इसकी वो चीज बनाते हैं जो मैं बड़ी अच्छी बनाता हूँ, लोगों को ऑफर करते हैं। चलो खुदकुशी का प्लान तो है ही, इंशाल्लाह कर लेंगे, ये वो उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन चलो आज ये करते हैं। तो उसने हाईवे पे एक आउटलेट थी, और जनाब वो चिकन उसने फ्राइड चिकन रख लिया। वो फ्राइड चिकन रखने की देर थी, क्योंकि आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में, क्रिस्पी चीज खाने में ज्यादा मजा है, फ्राइड चीज खाने में। तो आप खुद सोचिए, आपने कभी बट वाला पराठा खाया? नहीं खाया। बलों वाला पराठा खाया, कैसा लगता होता है? कमाल लगता है, नहीं लगता? तो उसने जैसे ही फ्राइड चिकन अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया, तो आपने जिंगर बर्गर खाया होगा, वही वाला। उसको पहले उसने सिरके में डुबोया, फिर जनाब मैदे को उसने एक खास शक्ल में, उसके उसके क्या कहते हैं, क्रम्स बनाए, क्रम्स होते हैं, वो उसमें डिप किया और फ्राई किया। वो जनाब वो तो लाइन लग गई ट्रकों की हाईवे पे, एंड देन इट्स ऑन। तो ऐसे ही होता है कि शुरू में वो अकेला ही था, फिर उसने दो चार लोग लिए, इस तरह करके कारोबार उसका फिर बाद में फैला। ठीक होगी बात? तो एक तो मिसाल इसकी है। क्या हाल है बच्चों? ये शालीमार पान मसाला वाले, ये भी शुरू में ऐसे ही थे, एक फैक्ट्री चंद एक लोग थे, काम शुरू कर दिया, अब जनाब खासा उनका कारोबार चल गया। ठीक है जी। हमारे यहाँ अजमत केबल्स, एक कंपनी केबल बनाती, इनका भी ये एक एक बंदा था, उसने मशीन लगाई, एक तरह की तार बनानी शुरू की, डिमांड बढ़ी, उसने दूसरी तरह की बनाई, तीसरी तरह की बनाई, इस तरह करते करते उसके अब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो शुरू में ऑर्गेनाइजेशन एक बंदा चलाता है, चंद एक लोग होते हैं, ले लेता है। ये है एंटरप्रेन्योर की स्टार्ट। एज इट्स ग्रोज लार्जर, हाउएवर एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर विल बिकम इनएफिशिएंट, ए फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। जब ग्रो करता है तो फिर हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मैंने अभी मिसालें बताई। शुरू में ठीक रहता है। अच्छा बच्चों, अब बात ये एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर है क्या? मैनेजर खुद ही क्या है? ओनर है, ठीक है। और अर्ली डेज ऑफ स्मॉल बिजनेस में ऐसे ही होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फैसले क्या होंगे? ये कल भी बात हुई थी। फैसले क्या होंगे? जल्दी हो जाए, किसी से मशवरा नहीं करना, ऐसे ही बच्चों, जैसे डिक्टेटर में जल्दी फैसला कर लेता है जी। अच्छा, और मोर रिस्पॉन्सिव टू मार्केट, मार्केट को ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। क्यों? वो बैठा हुआ है, कस्टमर ने जो कहना उसने बना देना है। तो जैसे हम छोटे छोटे थे तो ग्रोसरी स्टोर पे जाते थे, वहां से चीजें ले आते थे। एक दिन का अंकल, आपको ना सीढ़ियां भी रखनी चाहिए इंग्लिश मूवीज की। अंकल ने अगले दिन क्या किया, अगली वो दीवार के ऊपर क्या लगा दी? सीढ़ियां। लो जी, सीढ़ियां मिलनी शुरू हो गई। क्या हाल है? दो चार पांच दिन बाद हमारी साइकिल पंचर हो गई। हमने कहा अंकल आपकी दुकान का बार अड्डा खाली है, पंचर वाला होना चाहिए। उन्होंने ला के एक बच्चा पंचर के लिए बिठा दी। तो उन्होंने कौन सा किसी से पूछना है, जो चीज डिमांड आ गई उन्होंने रख लेनी है। तो लिहाजा फास्ट फैसले हैं और रिस्पॉन्स जल्दी है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा हेडिंग छोड़ देते हैं, गुड कंट्रोल है। गुड कंट्रोल क्यों है बच्चों? यार चार पांच एम्प्लाई है, एक बंदा बैठा हरे पे नजर है, जुबानी नाम याद है सबके। क्या हाल है? और क्लोज बॉन्ड टू, क्यों? हर वर्कफोर्स में थोड़ी सी तो वर्कफोर्स है, गपशप तो होती होगी, और उनके मसाइल, उनकी खुशियां गम शेयर होते होंगे, इस तरह दोस्ती हो जाती होगी। बल्कि सुबह आते ही सबसे पहले पूछता होगा, हाँ भाई बशीर क्या हाल है, आप ही की शादी की तैयारी कैसी जा रही है? हाँ भाई नजीर तेरी वालदा बीमार थी बेटे, क्या हुआ, दवाई शवाई लाया? यानी एक लिंक बना होगा ना, इससे उनसे क्या होगा? क्लोज बॉन्ड, और क्या, फैसले जल्दी, ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स, अच्छा कंट्रोल और क्लोज बॉन्ड। अब गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? गोल कॉन्ग्रुएंस ये होता है बच्चों कि जब जल्दी से इंसान एक मकासद पे इकट्ठे हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे? गोल कॉन्ग्रुएंस। अगर मकासद पे जल्दी इकट्ठे हो जाए, इसे क्या कहेंगे?
गोल कॉन्ग्रुएंस, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में बड़ा अहम मेहमान आया, क्या हाल है, तो उसके सामने जो चीजें रखी हैं, आप बहन भाई क्या करेंगे? उड़ा देंगे? नहीं, क्या करेंगे? डिसिप्लिन से, हाँ डिसिप्लिन से उसके सामने बैठेंगे, क्योंकि गोल है मेहमान को अच्छी तरह एंटरटेन करना। गोल कॉन्फ्रेंस हो गया कि नहीं होगा? सबका मकसद क्या है? एक ही। और जैसे ही मेहमान ने बाहर कदम रखे, साथ ही क्या हो गया? हमला हो गया। इसको क्या कहते हैं? ये गोल कॉन्फ्रेंस है। ये नहीं कि कोई तकरीर करेगा, मकासद तय होंगे, कौमी तराना पढ़ा जाएगा, नहीं। फौरन एक दूसरे की बात को समझना कि यहाँ हमने एडजस्ट करना कि करना क्या है। इसको क्या कहते हैं? गोल कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, अब बर्दारी की बात यह है कि मैं एक अपने कजन के घर में था, पेपर देने गया हुआ था मुल्तान में। तो वहाँ कमिश्नर साहब ने आना था। तो कमिश्नर साहब ने आना था, तो उनके लिए चाय ऐसे थी जैसे हाई टी तैयार होती है ना, ड्रम स्टिक भी बन रही हैं, चिकन पकौड़े भी बन रहे हैं, तो फुल डाइनिंग टेबल भरा हुआ। तो मुझे उन्होंने बुलाया, चाय वाय पी, मैं आ गया। तो फिर क्या है, एक मैंने कहा मेरा पेपर है, मैं जाता हूँ, आप बातें करें। मैंने कहा ये इनकी फैमिली रिलेशनशिप में मैं आया वहीं बैठा हूँ बीच में, चाय वाय पी आ गए। उसके आधे पौने घंटे बाद छोटी बेटी उनकी मेरे से दोस्ती थी, तो नोक करके आ गई थी, बशीर भाई आ जाओ। मैं कि वो मेहमान चले गए। मैं चलो अच्छी बात बेटा, चले गए, खैरियत तो क्या आप बुलाने आ गई? वो मेज भी तो साफ करनी है ना। मैं कहा रुस्तम कर लेगा। नहीं, साफ का मतलब ये नहीं कि हमने सफाई करनी है, मतलब ये है कि आप उड़ाते हैं चल के उसको। समझ आई ना बात? तो ये सिर्फ हमारे घर में नहीं होता, मैंने कहा अमीर घरों में भी होता। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो यहाँ गोल कॉन्फ्रेंस क्या है? एकदम आप समझते हैं कोई तकरीर नहीं, कोई स्पीच नहीं, फौरन एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे फर्ज करें जनरल स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, तो क्या होगा कि ईद आ गई है, तो वर्कर्स को पहले ही पता होगा यार ईद आ गई ना, तो हौजरी का सामान है, बनियान है, नाले हैं, ला के आगे रख लो, सुबह लोगों को जरूरत पड़ेगी इसकी। और सबको पता है। चले, आप ईद ना कहें, आपकी दिवाली आ गई, रक्षाबंधन आ गए, तो जो अभी आप कह लें, जो भी आपके त्योहार वो कर लें। तो समझ नहीं आ रही बात? समझ आ रही बात की बच्चे? तो वो फौरी तौर पे क्या होगा, एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा यार अब ये करना है, अब ये करना है, तो फौरन समझ जाएंगे। तो क्या, अच्छा लिखा क्या है, देयर इज ओनली वन पर्सन मेकिंग डिसीजन, दिस शुड लीड टू डिसीजन बीइंग मेड क्विकली एज सुन एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग alters, यानी एक मार्केटिंग एलिमेंट चीज को चेंज करता है, अल्टर करता है। द एंटरप्रेन्योर शुड रिकॉग्नाइज इट एंड एक्ट क्विकली, वो जल्दी से अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। सही है ना बच्चों? A lack of chain of command and small size of organization should mean entrepreneur has control over the workforce. छोटा सा निजाम है, उसे वर्कफोर्स पे कंट्रोल है, एंड all decision within the organization to better control, तो सारे फैसले वो कर रहे हैं ताकि बेटर कंट्रोल। राइट जी? मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई? ये बच्चों हो गया एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर। अब इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप किसी भी ऐसे कारोबार में इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आप वर्कर ही पैदा हुए हैं और वर्कर ही मर जाएंगे, यानी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। क्यों? भाई आपके ऊपर कौन है? एंटरप्रेन्योर। और वो कौन है? मालिक। तो आप प्रमोट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो टू बी ऑनेस्ट, आपने क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, और मेहनत से अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करनी है। राइट जी? नो प्रॉब्लम। सी होगी बात? तो आपने अपनी मेहनत से अपना करियर बनाने की कोशिश तो करनी है, लेकिन ऊपर तो कोई सीट ही नहीं है। यही इसकी जगह आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते, अगर असिस्टेंट मैनेजर होते तो मैनेजर बनते, मैनेजर से फिर आप सीनियर मैनेजर बनते, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते, फिर आप डायरेक्टर बनते। तो कोई 5-6 प्रमोशन तो जिंदगी में मिलते हैं आपको। अब इसमें तो प्रमोशन ही कोई नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि स्मॉल टाइप ऑफ कंपनी है, और इसके अंदर नो करियर पाथ को लिखा है। क्या जी? कोई करियर पाथ नहीं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज यूजुअली suited to small companies where due to size there is no
करियर पाथ, यहाँ कोई करियर पाथ ही नहीं। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा क्या है बच्चों, कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर एंड ओनर। आप डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर और ओनर। अगर तो वो समझदार है तो कारोबार भी चला लेगा, आपको भी चार पैसे बच जाएंगे। ठीक है, और अगर वो सुस्त है, लेजी है, क्रिएटिव नहीं है, तो फिर क्या होगा, सीधा फिर सारों के हालात हर बदतर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो कहता है इफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, वन पर्सन विल नॉट बी एबल टू कूप। अच्छा सॉरी, ये नहीं, आगे चलते। डिफिकल्टी इन ग्रोथ है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये है कि अगर कारोबार ग्रो कर गया या अपॉर्चुनिटी मिली तो ग्रो नहीं कर सकेगा। अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, ग्रो नहीं कर सकेगा, क्यों? हाँ? छोटे बिजनेस के पास इतने वसाइल ही नहीं होते। क्या हाल है, जैसे वही ग्रोसरी स्टोर वाला है, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है जी, कि लाहौर में जो पैरा मिलिट्री स्टाफ है उसकी खुराक का सामान आपने प्रोवाइड करना। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, सिर्फ 4 गलियों का स्टोर है, उसे अपॉर्चुनिटी मिली है तकरीबन 15 से 20 हजार लोगों के खाने का सामान तुमने पहुंचाना है, लेकिन वो इसको डील नहीं कर सकेगा, क्यों? रिसोर्सेज कम। क्या हाल, जैसे मेरा स्टूडेंट है, सोलर का कारोबार करता है, तो उसे कोई कहना 10K का सोलर, 15 का, 20 का, 25 का लगा देगा। उसे ऑर्डर आ गया एक फैक्ट्री की तरफ से, ठीक है, पता नहीं 400K का सिस्टम बनाना। कितने का? 400K का। उसके अंदर कोई 600 या 500 सोलर प्लेट लगनी एक छत पे। वो वर्कआउट कर गया, क्यों? रिसोर्सेज ही इतने नहीं है, इतने पैलेट्स कहाँ से खरीदेगा? क्या हाल है, तो ये मसला है। कहता है इफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, वन पर्सन विल नॉट बी एबल टू कोप विद द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस से कोप अप नहीं कर सकेगा। जो क्या चीज कम है बच्चों उसके पास? रिसोर्सेज बड़े कम, राइट जी। अच्छा, तो आसान लगा आपको? कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर इज करेक्ट? जी बच्चों, क्या हाल है बच्चों? जी बच्चों, डी वाला ज्यादा बेहतर है। इट ऑफन एंजॉय स्ट्रॉन्ग गोल कंग्रुएंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट कैन नॉर्मली कूप अप डाइवर्सिटी, तो कूप अप कर नहीं सकती, और इसमें करियर पाथ तो डिफाइन होता ही नहीं है। क्या हाल है, तो ए भी गलत है, सी भी गलत है। डी क्या है, कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी वीक। नहीं, वीक नहीं होता बल्कि स्ट्रांग होता है, हमने ये तो पढ़ा है। क्या हाल है बच्चों, ऐसे ही है। अच्छा जी, चले जी, ये बच्चों डन हो गया जी, समझ आ गया। तो आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है बच्चों, कल तो छुट्टी है वैसे, कि नहीं छुट्टी?